नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक कह सकते हैं एक खास यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी एक विषय पर नहीं बल्कि 3 अलग-अलग दुनियाओं की झलक दिखाते हैं। एक तो है प्रदेश की शिक्षा की ऐतिहासिक नींव, फिर है उसके आज के अत्याधुनिक शोध संस्थान और उसकी धरती की सबसे पुरानी आवाजें यानी यहाँ की जनजातियां। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प संयोजन है। आमतौर पे हम इन विषयों को अलग अलग ही देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा विषय ये समझना है कि ये तीनों धाराएं मिलकर उत्तर प्रदेश की असल तस्वीर कैसे बनाती हैं। क्या ये एक दूसरे से जुड़ी हैं या ये 3 समानांतर दुनियाएं हैं जो एक ही राज्य में बसती हैं? सही सवाल है। तो चलिए इसे खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस नींव से जिस पर आज का ज्ञान आधारित है, शिक्षा व्यवस्था। ठीक है। पहला ही तथ्य बहुत प्रभावशाली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय हाँ। 1887 में स्थापित हुआ था, यानी आज से लगभग 150 साल पहले। और देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है ना, ये एक मानसिकता को दिखाता है। सही बात है। ये बताता है कि इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन एक विश्वविद्यालय बना देना ही काफी नहीं होता है, एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है। हाँ। और हमारे स्रोतों में इसका एक पूरा क्रम दिखाई देता है। देखिए, 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अच्छा, यानी पहले बुनियादी शिक्षा का ढांचा खड़ा किया गया। एकदम। और फिर मुझे लगता है उस ढांचे में गुणवत्ता लाने पर ध्यान दिया गया होगा। हाँ, ठीक 9 साल बाद 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCIRT का गठन हुआ। SCIRT, हाँ। इसका काम ही था शिक्षा में रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना। ये तो एक बहुत लॉजिकल प्रोग्रेशन लगता है, पहले बुनियाद फिर उस पर इमारत की मजबूती। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ भाषा को लेकर भी एक बहुत सचेत प्रयास दिखता है। 1976 में लखनऊ में हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान दोनों एक साथ स्थापित हुए, एक ही साल में। हाँ। लेकिन जो बात मुझे और भी दिलचस्प लगी वो ये है कि उर्दू अकादमी की स्थापना इनसे भी 4 साल पहले 1972 में हो चुकी थी। अच्छा, हाँ, ये क्रम जरूर कुछ कहता है। और फिर 1989 में उर्दू को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा भी दिया गया। ये कोई बाद में आया विचार नहीं था, बल्कि प्रदेश की भाषाई विविधता को शुरू से ही पहचाना जा रहा था। और ये परंपरा तो आज़ादी से भी पुरानी है। स्रोतों में प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी का जिक्र है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। 1927। उसका मकसद ही हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को साथ लेकर चलना था। तो ये भाषाई संगम इस प्रदेश की पहचान का एक अहम हिस्सा रहा है। ये तो हुई व्यवस्था की बात। अब अगर हम आज के बड़े शिक्षण संस्थानों पर नजर डालें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची सामने आती है। कुल 6 विश्वविद्यालय। 6, हाँ। इलाहाबाद 1887 और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 जैसे ऐतिहासिक नाम तो हैं ही, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, हाँ, BHU, इसके बारे में एक खास बात बताई गई है। ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। इस पर एक पल रुककर सोचना चाहिए। बिल्कुल। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, इसका मतलब ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा शहर है। सही कहा। एक ऐसी जगह जहां हजारों छात्र और शिक्षक एक साथ रहते हैं, सीखते हैं और एक पूरी संस्कृति को जन्म देते हैं। ये शिक्षा के पैमाने को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। और सूची में और भी नाम हैं जो बदलते समय की कहानी कहते हैं। जैसे 1996 में लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर रायबरेली और अमेठी में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय आया, जो दिखाता है कि शिक्षा कितनी स्पेशलाइज्ड होती जा रही है। हाँ, एविएशन के लिए। और सबसे नया 2014 में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। कृषि की बात आई है तो ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में इस पर कितना ध्यान दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार यहाँ कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक केंद्रीय जो झांसी में है और 5 अन्य राज्य या डीम्ड विश्वविद्यालय। और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। कानपुर में है 1974 का, अयोध्या में भी 1974 का ही है। हाँ, और फिर प्रयागराज में 2000, मेरठ 2004 और बांदा में 2010 का। ये भौगोलिक फैलाव बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि सारे संस्थान एक ही जगह केंद्रित कर दिए गए हों। एकदम सही। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है ताकि प्रदेश के अलग अलग कृषि क्षेत्रों जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हाँ, या पूर्वांचल या बुंदेलखंड, इन सब की जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा किया जा सके। हर जगह की मिट्टी, फसलें और चुनौतियां अलग होती हैं,
इन विश्वविद्यालयों का फैलाव इसी विविधता को ध्यान में रखकर किया गया लगता है। और शिक्षा की ये विविधता सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है। नहीं, तकनीकी शिक्षा के लिए लखनऊ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय और गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे बड़े केंद्र हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU, वो तो 1911 से एक मील का पत्थर रहा है। बहुत पुराना। और यहाँ 2 और श्रेणियों का जिक्र करना बहुत जरूरी है जो अक्सर छूट जाती हैं। कौन सी? पहली, प्रयागराज में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाँ। ये उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो किसी भी कारण से रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते। सही बात है। और दूसरी श्रेणी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिव्यांगों के लिए समर्पित विश्वविद्यालय। हाँ, चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय और लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय। ये दिखाता है कि शिक्षा को समावेशी बनाने का प्रयास भी हो रहा है। तो एक तरफ इतनी मजबूत संस्थागत बनावट है, लेकिन इसका जमीनी असर क्या है? साक्षरता के आंकड़ों पर आते हैं। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में 11.4% की बढ़ोतरी हुई, जो अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ एक और आंकड़ा है जो चौंकाता है। पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला साक्षरता 57.2%। ओह, ये तो 20% का सीधा अंतर है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ हम मिड डे मील जैसी योजनाओं की बात करते हैं जो 1995 से चल रही है। हाँ, और जिसका एक बड़ा मकसद लड़कियों को स्कूल तक लाना भी था। बिल्कुल। 2011 में शिक्षा का अधिकार कानून भी लागू हो गया। इन सब के बावजूद अगर महिला और पुरुष साक्षरता में इतना बड़ा अंतर है तो इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ स्कूल बनाने या योजनाएं चलाने की नहीं है। शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी सामाजिक है। शायद। बिल्कुल। और ये अंतर सिर्फ लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि भूगोल के आधार पर भी है। एक तरफ गौतम बुद्ध नगर जैसा जिला है जहां साक्षरता सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ श्रावस्ती जहां सबसे कम। ये प्रदेश के भीतर ही विकास की एक असमान तस्वीर दिखाता है ना? तो ये हुई शिक्षा की कहानी, एक मजबूत ऐतिहासिक नींव, विविधतापूर्ण संस्थान, लेकिन साथ ही साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि इस शैक्षिक नींव पर आज क्या बनाया जा रहा है? और यहीं से हमारी कहानी रिसर्च और इनोवेशन की दुनिया में प्रवेश करती है। सही। और जब रिसर्च की बात होती है तो लखनऊ एक पावर हाउस की तरह उभर कर आता है। बिल्कुल। यहाँ संस्थानों की सूची देखिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मतलब CDRI, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI। ये तीनों ही विज्ञान के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अगर हम इन्हें सिर्फ नामों की तरह न देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। क्या? एक संस्थान दवाएं बना रहा है CDRI, दूसरा जहर और उसके असर पर शोध कर रहा है IITR, और तीसरा पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहा है। अच्छा। और इतना ही नहीं, आम पर शोध के लिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी यही है। और इन सबसे अलग बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। हाँ, ये तो जीवाश्मों पर काम करते हैं। लाखों साल पुराने पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करता है। मतलब एक ही शहर में भविष्य की दवाएं बनाने से लेकर करोड़ों साल पुराने अतीत को खंगालने तक का काम हो रहा है। और इसी में आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMP और रेलवे का रिसर्च विंग RDSO भी जोड़ दीजिए। ये तो सच में एक बड़ा रिसर्च हब है। हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। अगर हम इन संस्थानों को शहर के हिसाब से देखने की बजाय इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो एक और पैटर्न दिखता है। जैसे? कानपुर चलिए, वहाँ क्या है? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान। चीनी, दालें, चमड़ा, अरे हाँ, ये तीनों तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक वहीं पहुंचे आप। तो ऐसा लगता है कि ये शोध संस्थान सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल, यही पैटर्न वाराणसी में भी दिखता है। वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है जो बनारसी साड़ी उद्योग से सीधे जुड़ा है। हाँ, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है क्योंकि पूर्वांचल सब्जी उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, क्योंकि भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। सही।
ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। इसका मतलब ये शोध संस्थान हवा में नहीं बनाए गए, बल्कि इन्हें प्रदेश की जमीनी हकीकत, उसकी ताकत और उसकी जरूरतों से सीधे जोड़ा गया है। और ये नेटवर्क कितना फैला हुआ है, इसका अंदाजा बाकी संस्थानों को देखकर लगता है। पशुधन के लिए इज्जतनगर बरेली में पक्षी और पशु चिकित्सा पर 2 बड़े संस्थान हैं। मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। बुंदेलखंड जैसे शुष्क इलाके की जरूरतों के लिए झांसी में चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए मेरठ में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। तो ये एक विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड और बेहद विशेषीकृत नेटवर्क है। तो हमने विश्वविद्यालयों के ऐतिहासिक गलियारों से सफर शुरू किया और अब हम इन आधुनिक प्रयोगशालाओं तक पहुंच गए हैं जहां भविष्य को आकार दिया जा रहा है। लेकिन इस आधुनिकता के शोर में कहीं हम प्रदेश की उस पहचान को तो नहीं भूल रहे जो इन सबसे पुरानी है। और यहीं से हमारी यात्रा अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है, उत्तर प्रदेश की जनजातियों की दुनिया। ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है और इसमें प्रवेश करने से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। 2003 में भारत सरकार ने 10 नई जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि रातों रात उत्तर प्रदेश में जनजातियों की आधिकारिक संख्या और विविधता काफी बढ़ गई। अच्छा, और इनका वितरण भी बहुत असमान है। एक तरफ सोनभद्र जैसा जिला है जहां सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी रहती है और दूसरी तरफ बागपत जहां सबसे कम। स्रोतों में गोंड, भुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार और माहीगीर जैसी प्रमुख जनजातियों का जिक्र है और ये भी बताया गया है कि गोंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। चलिए अब इनमें से कुछ को करीब से जानते हैं। सबसे पहले थारू जनजाति। ठीक है। ये मुख्यतः गोरखपुर के तराई वाले इलाकों में रहते हैं। ये खुद को किरात वंश का बताते हैं और हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इनकी एक परंपरा ऐसी है जो किसी को भी हैरान कर दे। आप दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने की बात कर रही हैं। हाँ। जब पूरा देश रोशनी का त्योहार मनाता है तब ये समुदाय शोक मनाता है। ये इतना असाधारण है कि इसके बारे में और जानने की इच्छा होती है। बिल्कुल। क्या हमारे स्रोतों में इसके पीछे की कोई कहानी या वजह बताई गई है? नहीं, स्रोत सिर्फ इस तथ्य का उल्लेख करते हैं, इसके पीछे की कहानी नहीं बताते। ओह। और ये अपने आप में इस बात को और भी रहस्यमयी बना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जानकारी कितनी सीमित है। सही बात है। लेकिन उनकी और भी कई अनूठी परंपराएं हैं। जैसे उनके यहाँ विवाह बिचौलियों द्वारा तय होता है, जिन्हें मध्यापतियां कहते हैं। और विवाह तय होने की रस्म को पक्के की पौड़ी कहा जाता है। लेकिन सबसे प्रगतिशील बात जो मुझे लगी वो ये है कि इनमें दहेज प्रथा नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इनका एक प्रमुख त्योहार बजहर है और होली पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। ये सब दिखाता है कि उनकी अपनी एक बेहद समृद्ध और अलग सांस्कृतिक पहचान है। सरकार ने भी इसे पहचाना और इसीलिए 2 अक्टूबर 1980 को इनके विकास के लिए थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी। अगली जनजाति है बुक्सा या भोक्सा, जो मुख्य रूप से बिजनौर में रहती है। हाँ, बिजनौर। ये अपना संबंध पटवार राजपूत वंश से बताते हैं। और जो बात सबसे अनोखी है वो ये कि इनमें हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर, नाई। ये बहुत ही अनूठा सामाजिक ढांचा है। एक जनजातीय समुदाय के भीतर वर्ण व्यवस्था का होना संस्कृतियों के आपसी मेलजोल का एक दुर्लभ उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे समुदाय अपनी मूल पहचान बनाए रखते हुए भी अपने आसपास के समाज से कुछ तत्व अपना लेते हैं। और धर्म की बात करें तो इनकी सबसे पूज्य देवी चामुंडा देवी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं खरवार जनजाति की, जो मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे इलाकों में पाई जाती है। इनका कर्मा लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। हाँ, कर्मा। और गोंड, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, उनका फैलाव बहुत बड़े इलाके में है, महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक। सोनभद्र का जिक्र बार बार आता है ना? हाँ, ऐसा लगता है कि ये जिला जनजातीय विविधता का एक बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि परहैया, बैगा, अगरिया, पंखा, पनिका और चेरो जैसी कई और जनजातियां भी यही निवास करती हैं। बिल्कुल। और अंत में एक और जनजाति का जिक्र है, जौनसारी। इनके बारे में एक बहुत ही खास बात बताई गई है। क्या? कि ये जनजाति बहुविवाह व्यवस्था का आचरण करती है। ये एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जो आज की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि समाज और परिवार की परिभाषाएं कितनी विविध हो सकती हैं। तो ये यात्रा कहाँ आकर खत्म होती है?
हमने 1887 के विश्वविद्यालय से बात शुरू की, हम दवाओं और दालों पर शोध करने वाली लैब से गुजरे और आखिर में हम उन समुदायों तक पहुंचे जो दिवाली पर शोक मनाते हैं और जिनमें दहेज जैसी प्रथा नहीं है। ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की क्या कहानी कहते हैं? ये कहानी है एक कॉम्प्लेक्स कोएग्जिस्टेंस की। कॉम्प्लेक्स कोएग्जिस्टेंस। ये एक ऐसा प्रदेश है जहां ये तीनों दुनियाएं, ऐतिहासिक, आधुनिक और प्राचीन, सिर्फ मौजूद ही नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ एक ही समय में जी रही हैं। वाह! ये आधुनिकता और परंपरा का वो संगम नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ और दिलचस्प मिश्रण है। यहाँ एक ही हाईवे पर बैलगाड़ी भी चलती है और लेटेस्ट कार भी, दोनों एक ही सच का हिस्सा हैं। वाकई। और इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। जब एक ही समाज में इतनी अलग अलग ज्ञान प्रणालियां और इतनी विविध जीवन शैलियां एक साथ मौजूद हों, तो क्या उनके टकराव या संगम से भविष्य में कुछ ऐसा नया जन्म ले सकता है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सोचने वाली बात है।